गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, सोनम वांगचुक जी ने फाइनली अपना जो अनशन है, फास्ट है अपना, इसको यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। दरअसल में सरकार की तरफ से दो मंत्री थे जो यहाँ पर जाकर हॉस्पिटल में उनसे मिले एंड फाइनली यहाँ पर उनकी प्रेजेंस के अंदर यहाँ पर जो फास्ट है वो एंड कर दिया गया है। एंड अगर हम बात करें ना, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मैसेज डाला है, इंस्टाग्राम के ऊपर भी ट्वीट भी किया है और प्रधानमंत्री जी ने ये आश्वासन दिया है कि जो कैबिनेट है ना, वो बहुत ही जल्द एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिल लेकर आएगी पेपर लीक्स के रिगार्डिंग। जो भी इंसान पेपर लीक के अंदर इन्वॉल्व होगा, उनके ऊपर बहुत जल्दी से सख्त कार्रवाई यहाँ पे की जाएगी। इनफैक्ट प्रधानमंत्री जी ने यह भी बोला है कि हम इसके लिए जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं वो यहाँ पे बनाने जा रहे हैं ताकि जल्दी इन चीज़ों का यहाँ पे फैसला हो। एंड इसके लिए कैबिनेट यहाँ पे इसको डिस्कशन भी करेगा, इवन पार्लियामेंट के अंदर भी इसके अंदर बातचीत यहाँ पे होगी। इवन सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने वायलेंस नहीं किया पर उनके ऊपर झूठे केस लगे हैं, तो सरकार वो सारे केस भी यहाँ पे वापस ले लेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज के समय हो रही हैं। प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है, हंगर स्ट्राइक खत्म हो गई है, बट जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है वो अभी भी जंतर मंतर के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, डेट है आज की 24 जुलाई 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आज जो हमें डिस्कस करना है वो है नीति आयोग के सीईओ के रिगार्डिंग। दोस्तों, नीति आयोग में नए सीईओ यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। यहाँ पर आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे अनुराग जैन जी। ये दरअसल में 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और इनको 2 साल के टेन्योर के लिए यहाँ पे इनको अपॉइंटमेंट ये करी गई है। अब नीति आयोग आप सबको पता होगा दोस्तों, पहले ना प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। मेजरली वही बहुत सारे काम करता था प्लानिंग के रिगार्डिंग। पर दिक्कत एक थी प्लानिंग कमीशन की रिगार्डिंग, यहाँ पर होती थी एक प्रकार की सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। बट आगे जाके सरकार ने क्या किया, सरकार ने इसको रिप्लेस कर दिया नीति आयोग के साथ। 2015 ऑनवर्ड्स यहाँ पे इसने अपना काम स्टार्ट करना शुरू किया और इस प्रकार से फोकस हुआ हमारा डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के ऊपर। एक पार्टिसिपेटरी अप्रोच हम यहाँ पे रखें प्लानिंग के लिए, इसके लिए नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका यहाँ पे गठन किया गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है, ये कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म दोनों पे फोकस करता है। कोऑपरेटिव क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेंटर और स्टेट्स जो है आपस में मिलकर काम करते हैं, अलग अलग स्टेटों के बीच में कोलेबोरेशन होता है। कॉम्पिटिटिव इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक प्रकार का हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है। जैसे आप लोगों ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स आपने सुना होगा, राइट? तो इसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, या आपने नेशनल मल्टीडिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स सुना होगा, तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ये स्टेट अच्छा कर रहा है। एक तरह की रैंकिंग है, एक स्टेट दूसरे से इंस्पायर होगा, बेस्ट प्रैक्टिस शेयर करेगा, दूसरी स्टेट भी मोटिवेट होगी और अच्छा करने के लिए। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को यहाँ पे प्रमोट कर रहा है। बाकी आप यहाँ पे नोटिस करिएगा कि इसको एस्टेब्लिश किया गया था एक रेजोल्यूशन के माध्यम से, यानी कि नीति आयोग के लिए कोई संविधान में चेंज नहीं हुआ, नीति आयोग के लिए कोई कानून नहीं लाया गया, ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के माध्यम से यहाँ पे इसको बना दिया गया था। इवन आपका प्लानिंग कमीशन की भी मैं बात करूँ ना, ये भी दरअसल में एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से ही बना था, तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। अच्छा, बात रही इसकी कॉम्पोजिशन की, तो हमारे जो चेयरमैन होते हैं इसके वो हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। वाइस चेयरपर्सन जो होंगे वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे एंड वो एक ऐसे पर्सन होंगे जो कि इस इंस्टीट्यूशन को अपनी लीडरशिप यहाँ पे प्रोवाइड कर पाएं। आज के टाइम के ऊपर अशोक कुमार लहरी जी वाइस चेयरमैन हैं नीति आयोग के। जो सीईओ जो अभी अपॉइंट किए गए हैं अनुराग जैन जी, इनका दरअसल में काम होता है ओवरऑल इंप्लीमेंटेशन देखना, अलग अलग प्रोग्राम्स और पॉलिसी इनिशिएटिव्स का। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट काउंसिल होती है विच इज कॉल्ड एज गवर्निंग काउंसिल। अब ये गवर्निंग काउंसिल दरअसल में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का काम करती है। कैसे? क्योंकि इसके अंदर अलग अलग राज्यों के चीफ मिनिस्टर, यूटीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, ये सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक तरह से सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑपरेशन का काम इसी के माध्यम से होता है। इसके अलावा आप इसके अंदर फुल टाइम मेंबर्स, पार्ट टाइम मेंबर्स, एक्स ऑफिशियो यूनियन मिनिस्टर्स आपको यहाँ पे इसके पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिल जाएंगे। अभी यहाँ पर जो सीईओ को अपॉइंट किया गया है उनको 2 साल के लिए अपॉइंट किया गया है, जब तक या फिर सरकार उसको पहले भी खत्म कर सकती है, पर 2 साल या उससे कम के लिए होगा। अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट जो होती है ना, इट इज डन बाय अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। इनके द्वारा अपॉइंटमेंट की जाती है और इनका जो रैंक होता है इट इज इक्वल टू द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट यही सारे टॉप मोस्ट जो लेवल पोजीशन होते हैं उनको अपॉइंट यहाँ पे करती है एंड सीईओ का भी अपॉइंटमेंट इनके द्वारा ही यहाँ पे होता है। बाकी नीति आयोग के इंडेक्सेस की बात करें तो इसमें एसजी इंडिया इंडेक्स आ जाएगा कि कैसा अलग अलग स्टेट काम कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए।
इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है, कौन सा स्टेट कितना अच्छा इनोवेशन कर रही है, राइट। उसके अलावा नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये बताता है कि हमने हमारे जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, जिसमें हेल्थ आ गया, एजुकेशन आ गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आ गया, इसके अक्रॉस कौन से स्टेट में कितनी कितनी पॉवर्टी है। आपके लिए मेरा आपसे क्वेश्चन है कि डायमेंशन तो 3 है इसके अंदर, ठीक बात है, पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इन डायमेंशंस के अंतर्गत टोटल कितने अलग अलग चीज़ें हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, क्या वो आप मुझे बता सकते हो? क्वेश्चन करना कमेंट्स में इसका आंसर, ठीक है। आगे आते हैं, अगला टॉपिक हमारे सामने है पॉलीमर स्लैश प्लास्टिक नोट्स। देखो आप सब लोगों ने ऐसे नोट्स देखे होंगे, जैसे ये 500 रुपये का नोट आपको दिख रहा होगा। अब जो हम नोट इस्तेमाल करते हैं ना, ये दरअसल में कॉटन बेस्ड पेपर का इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पे इनको बनाने के लिए, एंड उसको बनाकर हम यहाँ पे इस प्रकार के हमारे नोट जो है आरबीआई इस प्रकार से छापता है, ठीक है। पर अभी ना आरबीआई एक ट्रायल करने जा रहा है, कोशिश कर रहा है कि क्या हम इन कॉटन वाले जो पेपर वाले जो नोट्स हैं, इनकी जगह के ऊपर हम लोग क्या पॉलीमर बैंक नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? अब क्वेश्चन आएगा, ये पॉलीमर बैंक नोट्स क्या होंगे? देखो ये आपके पॉलीमर सबस्ट्रेट के थ्रू फॉर्म होते हैं। अब ये जो नोट्स होंगे ना, बेसिकली एक प्रकार की इसका आगे जाके इस्तेमाल आप, जब ये इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी तो प्लास्टिक के अंदर भी आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। ये जो पॉलीमर वाले नोट्स होते हैं, तो ये होते हैं प्लास्टिक या पॉलीमर बैंक नोट्स। अब पॉइंट पता क्या है, अगर हम इस प्रकार के नोट्स हम इस्तेमाल करने लग जाएंगे तो सबसे बड़ा फायदा पता क्या है? सबसे बड़ा फायदा है ये लंबे समय तक चलेंगे। ड्यूरेबिलिटी इनकी बहुत ज़्यादा होती है पॉलीमर नोट्स की। आप लोग कई बार देखते हो ना, जो अपने हम लोग नोट इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल के साथ कई बार फट जाता है ना, कई बार धुल जाता है तो खराब हो जाता है, ऐसी दिक्कतें आती हैं। पर ये जो पॉलीमर या प्लास्टिक के बैंक नोट्स होंगे, ये काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक चलेंगे। ऐसा बताया जाता है कि 2 से 6 गुना टाइम तक चल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपने कितना इस्तेमाल किया उनको। और दूसरी बात ये भी है कि इनके नकली नोट बना पाना पॉलीमर वाले के काफ़ी मुश्किल होता है। आपके जो पेपर बेस्ड नोट्स हैं वो तो काफ़ी लोग बना लेते हैं उनके नकली नोट, पर पॉलीमर वाले का बना पाना काफ़ी डिफिकल्ट रहता है। इसके अलावा पॉलीमर नोट्स का इस्तेमाल करने के बाद जब आप उसको फेंकना चाहते हो, तो हम उसको प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के तौर के ऊपर भी उनके अंदर भी रिसाइकल करके उनके अंदर डाला जा सकता है। कि मान लो नोट अब खराब हो चुका है, तो सरकार के पास नोट आ गया, आरबीआई के पास नोट आ गया, अब क्या करें इन नोटों का? इन नोटों का इस्तेमाल हम प्लास्टिक्स के अंदर भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको रिसाइकल करके। फिर इस प्रकार से देखो, क्योंकि अगर लंबे समय तक चलेंगे तो सरकार को बार बार प्रिंट नहीं करने पड़ेंगे नए नए नोट्स, उनको रिप्लेस करने में दिक्कत नहीं आएगी, कम रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी। तो ये सारे फायदे हैं, रिप्लेसमेंट कम होगी, कॉस्ट बचेगी सरकार की, आरबीआई की, इन्वायरमेंट का बेनिफिट होगा क्योंकि हम पॉलीमर मटेरियल को रिसाइकल कर पाएंगे। इनके नकली नोट बहुत ही मुश्किल से बनते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे अभी आरबीआई ट्रायल कर रहा है। 15 साल पहले भी हमने एक बार ट्रायल किया था, पर उस टाइम के ऊपर हम उसको सक्सेसफुली नहीं कर पाए थे। तो आज के टाइम वापस आरबीआई यहाँ पे ट्राई कर रहा है। ये जो आपके प्लास्टिक नोट्स है ना, ये पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने इंट्रोड्यूस किए थे 1988 के अंदर। उसके बाद आज के टाइम आप नोटिस करो ना, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, ऐसे 50 से भी ज़्यादा देशों के अंदर आपको आज के समय इन पॉलीमर बैंक नोट्स का इस्तेमाल आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज समुद्र परिदक्षिणा। इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है। देखो सबसे पहले समुद्र तो आप वर्ड समझते हो, हाँ, समुद्र का मीनिंग जानते हैं। प्रदक्षिणा समझते हो? प्रदक्षिणा को इंग्लिश में हम बोलते हैं सरकम नेविगेशन। सर इस वर्ड का क्या मतलब, सरकम नेविगेशन? देखो हम ना अगर पूरी दुनिया का चक्कर लगाएं, पूरी दुनिया का, उसको हम बोलेंगे सरकम नेविगेशन। ओके, तो अभी हुआ पता क्या था, 11 सितंबर 2025 को, मतलब लगभग 300 दिन पहले, 9 हमारे जो वुमेन ऑफिसर्स हैं, इसमें इंडियन आर्मी की ऑफिसर्स थी, नेवी की, एयरफोर्स की, यानी कि ऑल वुमेन, 9 की 9 महिलाएं थी इसके ऊपर, 9 वुमेन ऑफिसर्स थी हमारी। इन्होंने यहाँ पे अपनी जर्नी स्टार्ट करी। जर्नी जो स्टार्ट करी, उस जर्नी का पर्पस ये था कि पूरी दुनिया का इस प्रकार से हमें चक्कर लगाना है। पूरी दुनिया में क्या क्या आएगा? पूरी दुनिया मतलब पूरी दुनिया, और क्या इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने कवर किया लॉन्गिट्यूड, सारे के सारे जो मेरिडियंस होते हैं, इक्वेटर को 2 बार क्रॉस किया, इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस किया। और अगर मैं बात करूं 3 आइकॉनिक जो केप्स आते हैं, एक आता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर कैप ल्यूविन, केप हॉर्न साउथ अमेरिका के अंदर, और केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका के अंदर। इन सब को यहाँ पे इन्होंने सरकम नेविगेट किया। अगर आप इन सब चीज़ों को कर लेते हो ना, इसका मतलब आपने पूरी दुनिया के एक प्रकार से चक्कर लगा लिया है। तो हमारी ये जो 9 जवान हैं, जो महिला जवान आपको देखने को मिलेंगी, इन्होंने यही चीज़ करी है, ठीक है। जो हमारी इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल है त्रिवेणी, उसके ऊपर ये 9 वुमेन ऑफिसर्स आपकी थी, जिन्होंने
11 सितंबर 2025 को जर्नी स्टार्ट करी। अब जाके जुलाई के अंदर फाइनली 25,500 नॉटिकल माइल्स की जर्नी कवर करने के बाद, चारों ओशियंस की जर्नी कंप्लीट करने के बाद ये वापस इंडिया वापस आ चुकी हैं। और इस समय के ऊपर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनको यहाँ पे वेलकम किया कि इतना शानदार काम हमने यहाँ पे किया है। एक सिंगल मिशन के ऊपर तीनों की तीनों फोर्सेस के हमारे जो ऑफिसर्स थी वो साथ आई, और इससे महिला शक्ति का भी बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा। इसी पूरे इनिशिएटिव का नाम था समुद्र परिदक्षिणा। ठीक है ना। तो हमने ना इनफैक्ट अगर मैं बात करूं ना, तो आप लोग पढ़ते होंगे अपनी हिस्ट्री, नॉट हिस्ट्री, ज्योग्राफी बुक्स के अंदर कि कुछ रास्ते बड़े खतरनाक होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सदर्न लैटिट्यूड्स के अंदर सुना है फ्यूरियस 40s के बारे में, रोरिंग 50s के बारे में, स्क्रीमिंग 60s के बारे में। सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। पर हमारी जो महिला शक्ति है यहाँ भारत की, तो उसने एक ऐसा कीर्तिमान यहाँ पे स्थापित किया है कि जिससे बहुत सारी लड़कियों को इससे यहाँ पे प्रेरणा मिलेगी कि महिलाएं हर कुछ कर सकती हैं, बस चाहिए तो थोड़ा जज्बा, थोड़ा स्किल, थोड़ा करेज। और इस प्रकार से सेल बोट के ऊपर उन्होंने पूरी की पूरी जर्नी यहाँ पे कवर करी है। और भारत की तरफ से ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्राई सर्विस ऑल वुमेन ग्लोबल सरकम नेविगेशन हमने यहाँ पे किया हो। तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। आगे आते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक आपके सामने है नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड के बारे में। थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड क्या है। देखो, अभी पता क्या किया है, केंद्र सरकार ने ना एक बोर्ड बनाया है, नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड। और ये बनाया है अंडर सेक्शन 215 बी ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंदर। अब पॉइंट आता है कि इसको क्यों बनाया गया। देखो, आप एक चीज़ अंडरस्टैंड करो कि अगर हम बात करते हैं ना, तो भारत देश के अंदर बहुत बार हमें एक्सीडेंट्स देखने को मिल जाते हैं। तो हमें ज़रूरत ये है कि हम इन एक्सीडेंट्स को रोकें। एक तो ये भी बात है, प्लस एट द सेम टाइम हमारे अपनी जो सड़कें होती हैं उनको और ज़्यादा सेफ बनाएं। तो इसके लिए इनफैक्ट हमारे देश में बहुत सारे संवैधानिक प्रावधान भी हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आर्टिकल 19 की, अभी रिसेंटली ही आप लोगों ने आर्टिकल 19 के अंतर्गत ये सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19(1)(d) के अंतर्गत बोला था कि जो हमारे फुटपाथ्स हैं उनके ऊपर चलना एक हमारा फंडामेंटल राइट, एक मौलिक अधिकार आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आर्टिकल 21 है यहाँ पे। आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू सेफ रोड्स एंड सेफ मोबिलिटी की। आर्टिकल 38 बात करता है, ये डीपीएसपी है एक प्रकार का, ये बात करता है कि स्टेट को इंश्योर करना चाहिए कि लोगों की वेलफेयर के लिए यहाँ पे काम हो। इसके अलावा आपको आर्टिकल 47 देखने को मिल जाएगा, ये बोलता है पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, और उसमें आपका डेथ को रोकना, ये सब चीज़ें हो गया। 7th शेड्यूल के अंतर्गत भी बात होती है कि यूनियन और स्टेट्स दोनों की यहाँ पे जिम्मेदारी है रोड ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक के रिगार्डिंग। फिर हमने मोटर व्हीकल एक्ट भी हम लाए थे 1988 के अंदर, उसके अंदर अमेंडमेंट किया गया 2019 के अंदर, और उसी में सेक्शन 215 भी हमने इंट्रोड्यूस किया, जिसके माध्यम से हम नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड को यहाँ पे स्टैब्लिश कर पाए। हमने सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स भी हैं भारत देश के अंदर। तो इनफैक्ट ना ये नेशनल लेवल पे भी है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी बहुत काम हो रहा है। जैसे ये जो पूरा डिकेड है 2021 से 2030, ये यूएन डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी ही है, जहाँ पर हम बात करते हैं कि हमने अपने जो डेथ्स होती हैं ना रोड एक्सीडेंट्स के अंदर, उनको 50% कम करेंगे बाय 2030। फिर SDG 3 तो आपका गुड हेल्थ एंड वेलबींग की बात करता है, पर उसी के अंदर जो 3.6 है वो बात करता है कि हमें अपने रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से जो डेथ्स होती हैं उसको आधा करना है। SDG 11.2 भी बात करता है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, WHO की सेफ सिस्टम अप्रोच भी है, राइट। तो इस प्रकार से आप नोटिस कर पाओगे बहुत ज़्यादा काम इसके रिगार्डिंग होता है। तो इंडिया ने अभी यहाँ पे ये बोर्ड बना दिया है सेक्शन 215 बी ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। एंड इसका काम अब यहाँ पे ये होगा कि हम इंश्योर करें कि सरकारों को एडवाइस दें कि कैसे रोड सेफ्टी बेहतर बना सकते हैं, रोड क्रैश कैसे कम करेंगे, रोड सेफ्टी कैसे और ज़्यादा इंप्रूव होगी। ये हर एक चीज़ इसके माध्यम से यहाँ पे करी जाएगी। अब यहाँ पे इसके अंदर कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी होंगे, सरकारी ऑफिशियल्स भी होंगे। तो एक प्रकार की ना एडवाइजरी बॉडी बनाई गई है। ये रेगुलेटर नहीं होगा, ये एक प्रकार का होगा कोऑर्डिनेटिंग एंड एडवाइजरी बॉडी, सरकार को एडवाइस करती रहेगी। तो रोड इंजीनियरिंग कैसे बेटर करनी है, पब्लिक हेल्थ, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग, इसके लिए हमने यहाँ पे बोर्ड जो है यहाँ पे बनाया है। आगे आएंगे, अगला टॉपिक हमारे सामने है क्वाड कमिटमेंट फॉर इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी। देखो, आप सब लोग पहली बात तो क्वाड के बारे में जानते हो, ठीक है, हमने कई बार पहले भी पढ़ा हुआ है। ये एक प्रकार का इनफॉर्मल फोरम है जहां पर आपको 4 देश, इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया आपको देखने को मिल जाएंगे। और इन चारों का पर्पस ये है कि हमारा जो इंडो पैसिफिक है ना, वो रूल्स बेस्ड, फ्री एंड ओपन इंक्लूसिव यहाँ पे होना चाहिए। वैसे देखो, इसकी बातचीत 2004 की
सुनामी के बाद से स्टार्ट होने लगी थी, पर आगे जाके 2007 में ये बना। बाकी जाके बहुत ही ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। 2017 में इसका आइडिया वापस से रिवाइव हुआ और आगे जाके 2021 में और ज़्यादा ये वर्ल्ड लेवल मतलब लीडर लेवल समिट यहाँ पे अपग्रेड यहाँ पे होने लग गए, यानी कि अलग अलग देशों के जो लीडर्स हैं मिलने लग गए, 2+2 हमारे इनिशिएटिव्स भी होने लग गए। तो इस प्रकार से जो क्वाड है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ा। हालांकि पिछले 1-2 साल से उतना एक्टिविटी हुई नहीं है इसके रिगार्डिंग, बट स्टिल ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है अलग अलग सेक्टर्स के अंदर अपनी कोलेब्रेशन को बढ़ाने के लिए। इनफैक्ट हमारे यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव भी हैं, इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, ठीक है, रेजिलियंट सप्लाई चेन, क्रिटिकल मिनरल्स के लिए हमने यहाँ पे बनाया है। तो डेफिनेटली बहुत सारे इनिशिएटिव देखने को मिल जाएंगे। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ ना साउथ ईस्ट एशिया की, तो यहाँ पर आपको 11 देशों का समूह देखने को मिलेगा, दैट इज आसियान। देखो 11 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको मैंने एक बार पहले भी बताया था कि पहले 10 हुआ करते थे, अब नया कंट्री तिमोर लेस्टे जो है वो यहाँ पे ऐड ऑन हो चुका है। ये इसने दरअसल में अक्टूबर 2025 के अंदर आसियान को ज्वाइन किया था। तो कोई आपसे आज के टाइम पूछे कि आसियान में कितने देश हैं, इसका आंसर आएगा 11। ठीक है, आसियान एस्टेब्लिश हुआ था 1967 के अंदर आसियान डेक्लेरेशन बैंकॉक डेक्लेरेशन के माध्यम से, और इसके हेडक्वार्टर आपको जकार्ता इंडोनेशिया में देखने को मिल जाएंगे। क्या भारत मेंबर है? आंसर इज क्लियरली नो। भारत साउथ ईस्ट एशिया के अंदर नहीं आता, भारत साउथ एशिया के अंतर्गत आता है और इसीलिए भारत इसका यहाँ पे मेंबर नहीं है। इसके मेंबर्स हैं ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और जो 11वां मेंबर अभी ऐड हुआ है तिमोर लेस्टे। अब पॉइंट आ रहा है कि हम क्वाड और इनकी बात क्यों कर रहे हैं आसियान की। उसका सिंपल रीज़न ये है कि अभी यहाँ पर मनीला फिलीपींस के अंदर मीटिंग हुई, ठीक है, किसकी? आसियान की। बट वहीं पर हमारे जो क्वाड के देश थे उन्होंने भी यहाँ पे बातचीत करी। हमारे जो क्वाड के हमारे फाइना आपके जो सॉरी फॉरेन अफेयर्स जो मिनिस्टर्स हैं उनकी यहाँ पे बातचीत हुई, इनकी मीटिंग यहाँ पे हुई। तो ये जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई इसमें हमने बोला कि हमारा फोकस रहेगा इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी के ऊपर, आसियान सेंट्रलिटी, एंड हम यहाँ पर कोई भी देश इस प्रकार से चेंजेस करने की कोशिश करे यूनिलैटरल, उसको हम होने नहीं देंगे। बेसिकली यहाँ पे इनडायरेक्टली बात हो रही थी चाइना की, क्योंकि चाइना एक तरह से जो यूएन क्लॉज की चीज़ें हैं उनको मानता नहीं है, यूनिलैटरल चीज़ों को बदलाव करने की कोशिश करता है। और हम चारों देशों का तो फोकस ही यही है कि इंडो पैसिफिक बिल्कुल फ्री एंड ओपन एंड इंक्लूसिव होना चाहिए। तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पे वापस दोहराया, राइट, और हमने यहाँ पर आसियान यूनिटी को यहाँ पे काफ़ी अपना जो सपोर्ट है वो भी यहाँ पे दिखाया, ठीक है। और चारों देशों ने माना कि जो आसियान आउटलुक है इंडो पैसिफिक के ऊपर उसको यहाँ पे हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के अंदर अपना पूरा सहयोग देंगे। और इस प्रकार से जो भी जो चैलेंजेस थे, जैसे नए नए टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, ठीक है, इनके ऊपर हम फोकस करेंगे, ठीक है, अलग अलग मैरीटाइम एंड ट्रांसनेशनल सिक्योरिटी, इसके ऊपर यहाँ पे फोकस किया जाएगा। ये सारी बातें यहाँ पे डिस्कस करी गई, राइट। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। और जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था एक था इसमें व्हाइट बेलिड हेरॉन के बारे में, तो मैंने बताया था कि ये दरअसल में क्रिटिकली इंडेंजर्ड आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए ये स्टेटमेंट अपने आप में इनकरेक्ट होगा। इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज मैंने बताया था अब 9 हो गई हैं कोर इंडस्ट्रीज, तो इसको ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर ही निकालते हैं, डीपीआईटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंतर्गत, दैट इज करेक्ट। लोहित रिवर के बारे में जो बात है ये भी अपने आप में करेक्ट लिखी गई है। और जो टर्मरिक है वो ट्रॉपिकल पेरिनियल प्लांट है, यस, और जिंजर फैमिली को बिलोंग करता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक बात अपने अंदर में हो जाएगी, राइट। इसी तरह से दोस्तों आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।